नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम मिश्रा सर और हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स और सुबह-सुबह जिन लोगों ने आंखें खोली हैं और उसके ऊपर बात करेंगे कि वामपंथियों की सबसे फेवरेट जो है जिन्होंने अटैक किया है निर्मला सीतारमण पर। आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो लिखा है, ग्रैंड देसी पार्टी ग्रोथ हिट द डांस फ्लोर। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि पिछले 3 वर्षों के अंदर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो शैंपेन का ग्लास हाथ में पकड़ के कहते हैं इंडिया हैज बिकम सो मच इंटॉलरेंट डार्लिंग, यू नो, फासिस्ट गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली इकोनॉमी क्रैश्ड बाय द वे, एकदम खत्म हो गया है। देसी पत्रकार रवीश कुमार जैसे लोग कहते हैं भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है। साला गिर ही तो नहीं रहा है, यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर निर्मला सीतारमण जी इनके निशाने पर होती क्यों है। और मैं तो कोविड के बाद के इरा को लगातार देख रहा हूं, पिछले 5 वर्षों में लगातार ये जो सरकार है, अगर हम अन्य देशों की और डेवलप देशों की तुलना करें तो लगातार बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। और कुछ लोग लगातार इबादत में जो है ना, वो एक गजल की लाइन है, शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, वो दुआ वो उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। तो पता नहीं उनके सजदों में असर है नहीं है। वो रोज चाहते हैं कि इकोनॉमी गिर जाए, मोदी बर्बाद हो जाए, निर्मला सीतारमण जी बर्बाद हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा और भारत लगातार तरक्की के रास्ते पर है। अनुपम सर जुड़ चुके हैं। अनुपम सर, बहुत बहुत प्रणाम। कैसे देखते हैं सर इस ग्रोथ की जर्नी को और नरेंद्र मोदी जी के इस भारत में जो ये जो बदलाव है, जहां पर स्कीमें हैं, फ्रीबीज है, 80 करोड़ लोगों को राशन है, फिर भी भारत का ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपने एक शेर से शुरुआत की अभिषेक, तो एक शेर मैं भी सुनाता हूं कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे। क्या बात है। देखें, डेड इकोनॉमी कहा था इसको ट्रंप ने, और उसके बाद राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्ला के कहा था ये डेड इकोनॉमी है। हमारे तमाम, चलिए राहुल गांधी और ट्रंप को छोड़ भी दे, तो हमारे तमाम इकोनॉमिस्ट का भी मानना था कि जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस तो नहीं कहना, जो टैरिफ लगा है, उसके चलते हमारी इकोनॉमी पर असर जरूर नजर आएगा। पर वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में हमारा जीडीपी 8.2 पहुंच गया। जो एक्सपेक्टेड था वो 7.2 था, वो 8.2 पहुंच गया। ये दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी। मुझे दूर दूर तक कोई देश नजर नहीं आता जो इसकी आधी तेजी से बढ़ रहा। तो साहब, कमाल तो हुआ, इसमें दो राय नहीं। और जहां तक निर्मला सीतारमण की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बहुत डिसेंट काम किया है, बहुत चर्चा में नहीं रहती, फालतू की बयानबाजी नहीं करती और अपने काम से काम रखती हैं। जो काम उनको दिया गया था उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। बाकी उनका दुर्भाग्य है जब उनके घर से उनके पति ही निकल के उनकी ईर्ष्या में और उनकी होड़ में ऊट पटांग बोलते रहते हैं, आपने देखा है। तो वामपंथी जो कह रहे हैं, कांग्रेसी जो कह रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है और रवीश कुमार जैसे लोग जो कह रहे हैं, वो तो फिर भी अपेक्षित है। तो जहां से अपेक्षित नहीं थे, जब वहीं से विरोध आ गया, तो जहां से अपेक्षित है उसका क्या कहा जाए। तो एक बड़ी बात ये रही है साहब कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हालांकि इसमें भी बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ढेर सारे सुधार हैं जो मोदी सरकार ने शुरू किया था। जैसे सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि मोदी जब पहले गुजरात में थे तो कहते थे कि सरकार को व्यापार नहीं करना चाहिए, राजा को व्यापार नहीं करना चाहिए। तो मैं मान के चलता था कि जब मोदी सरकार आएगी तो वो ये पब्लिक सेक्टर्स को बहुत तेजी से इनको प्राइवेटाइज करेंगे। उन्होंने शुरुआत की भी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने इतना हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए।
ये एक थोड़ा सा मैं मोदी सरकार के क्रिटिसिज्म से भी बात शुरू कर रहा हूं अभिषेक। मोदी जी ने मनरेगा की बड़ी आलोचना की, लेकिन अपनी सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने रेवड़ी कल्चर की बहुत आलोचना की। अब खुद भाजपा आपको रेवड़ी बांटती नजर आ रही। सब पर एक कारण है, सिर्फ एक कारण, और वो कारण ये है अभिषेक कि हर साल 3 4 5 राज्यों में चुनाव होता है। भाई आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप राजनेता हैं, तो सत्ता में अगर आप नहीं रहे तो आप जो कुछ चाहते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। यानी सत्ता की निरंतरता बहुत आवश्यक है। आप जिसे कहना चाहिए कंटिन्यूएशन ऑफ पावर। आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, तो अब जाहिर सी बात है भाजपा सरकार भी कुछ समय चाहती है अपनी नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए, लेकिन अपनी नीतियों को जमीन पे उतारने के लिए उनको सत्ता में रहना आवश्यक है। हर साल 3 4 5 स्टेट में चुनाव होता है, तो फिर भाई दिक्कत आती है आपको। आपकी कोई नीति जो है निरंतर नहीं रह पाती। नरेंद्र मोदी साहब ने जब कहा कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, उसके 3 महीने के अंदर उनको रेवड़ी बांटनी पड़ी। तो मेरा अपना मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बात काफी सुधर सकती है। एक बार आपने सारे राज्यों में चुनाव करा लिया, देश में चुनाव करा लिया, फिर 5 साल तक आपको कहीं कोई समझौता नहीं करना है। अच्छा, होता क्या है वित्तीय नीतियों में अभिषेक, वो रातों रात नतीजे नहीं देती। जैसे आज आप पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आज आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसके नतीजे आने में 2 साल 3 साल लग जाते हैं कम से कम। लेकिन जब अगर हर साल चुनाव लड़ना है तो उसके नतीजों पर बहस होगी और आपको आने वाले अगले साल के चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। आप उत्तर प्रदेश से खाली होते हैं, बिहार आते हैं, बिहार से खाली होते हैं, बंगाल आता है, बंगाल से खाली होते हैं, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो इसकी वजह से एक दिक्कत आ रही है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल तक सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने और जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। फर्ज कीजिए कि आपने एक आर्थिक नीति पहले साल में बनाई और उसकी आलोचना भी हुई, लेकिन जब 5 साल बाद आप चुनाव लड़ने जाएंगे तब तक वो पूरी तरह, जिसे कहना चाहिए पूरी तरह जमीन पे नहीं उतर चुकी होगी, उसके नतीजे भी आ चुके होंगे और उसको लेकर सरकार अपना अगला चुनाव लड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है। पहले था भी, जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ एक वामपंथी सरकार केरल में बनी और उसको पहले 3 चुनाव हमने वन नेशन वन इलेक्शन से किए, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया केरल में, उसके बाद से चुनावों की ये श्रृंखला टूटती चली गई। मुझे लगता है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक, जिसे कहना चाहिए राजनीतिक ठहराव, राजनीतिक सुदृढ़ एक व्यवस्था, राजनीतिक एक स्थायी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। उसको आप हर साल के चुनाव से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अनुपम सर, जब मैं बिहार इलेक्शन को कवर कर रहा था तो मैं जानना चाहता था कि ये जो जीएसटी समाप्त हुआ है स्पेशली किचन से, और ये जो हम लोग बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिलता है, सर इसका एक दूसरा पहलू भी ग्राउंड पर मुझे दिखा। एक गरीब महिला जो कि सब्जी बेच रही थी, उसने कहा कि हमको अब खाने पीने का टेंशन नहीं है, जो बेचते हैं बच्ची को स्कूल भेजते हैं, उसके जरूरत की चीजें हम खरीद पाते हैं। तो इसका एक ये भी तो प्रभाव है सर कि अगर वहां राशन मिल रहा है और उनको अपलिफ्ट किया जा रहा है तो उनकी बाइंग कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं से वो उनके अर्निंग के कारण इंक्रीज हो रही है, और वो शायद एक पुश देने का प्रयास है कि ऐसे लोगों को एक पुश दिया जाए कि वो अपने पांव पर खड़े हो सके। एक ये भी तो हो सकता है सर। मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमण का बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहा है बिहार इलेक्शन में, जिसमें लोग बात नहीं करते। महिलाएं कह रही थी कि नहीं, किचन का सारा सामान निर्मला जी कम की हैं, एक महिला वित्त मंत्री, हमारे लिए सम्मान की बात है, वो कनेक्शन फील कर रही थी। लेकिन चर्चा मेन स्ट्रीम में कभी भी नहीं हुई, इनफैक्ट मैंने भी नहीं की। जी नहीं, जाहिर सी बात है जो अभी जीएसटी रेट्स में एक अंतर आया उसने बहुत चीजों को सस्ता किया, लेकिन आप ये देखिए कि इस जगह पहुंचने में सरकार ने 2 बार 3 बार जीएसटी के साथ छेड़छाड़ की। अब फाइनली ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि जीएसटी रेट सही भी है और लोगों के लिए हितकारी भी है। रही बात जैसे अनाज बंटने को, मैं देखिए जन कल्याणकारी योजनाएं और रेवड़ी में अंतर होता है।
मैंने कभी अनाज बंटने का विरोध नहीं किया, बल्कि मैं तो हमेशा बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कि अब मैं हमेशा याद दिलाता हूँ लोगों को कि आज से 10-12 साल पहले हर साल खबर आती थी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इतना अनाज सड़ गया। हमेशा जी, खबर आती थी भाई, हमेशा। चूंकि हम हमेशा, हमारे लिए ये जरूरी है कि हम कुछ अनाज सुरक्षित रखें, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अनाज सड़ता था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह की सरकार से कहा था ये अनाज सड़ रहा है, इसको आप गरीबों में बांट दें। और मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरे पास इतना संसाधन या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं 25 करोड़ लोगों को अनाज बांटूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 82 करोड़ लोगों को लगातार अनाज बांटकर साबित कर दिया। और आपने एक चीज नोटिस किया अभिषेक, जी ये सर। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जहां 82 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज मिल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी स्कीम में भ्रष्टाचार, घोटाला या अनियमितता की एक भी खबर नहीं है, एक भी वो खबर नहीं इसलिए है। प्रोसेस बड़ा क्लियर है सर, बड़ा अच्छा बड़ा क्लियर, मैकेनिज्म है। बहुत अच्छा। तो ये बनाया किसने? बनाया तो मोदी सरकार ने ना, बना, क्योंकि जी, इसी काम को करें। 25 करोड़ों को अनाज बांटना था और मनमोहन सिंह ने हाथ खड़ा कर दिया था, नहीं हो पाएगा। और यहाँ 82 करोड़ को बांट के दिखा दिया, और हर महीने बांट के दिखा दिया। हर महीने में। तो हाँ, तो मैं जन कल्याणकारी योजनाओं में और रेवड़ियों में अंतर समझता हूँ, फर्क समझता हूँ, और वो चीज एक अलग है। लेकिन क्या ये अनाज वास्तव में 82 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत है अभिषेक? मैं कितनी जगह मैं देख रहा हूँ जहां पे लोग सरकारी अनाज को बनिए की दुकान पर, अपने पंसारी की दुकान पर बेचकर वहां से क्या क्या खरीद रहे हैं, मतलब, और साबुन और कंघी खरीद रहे हैं। तो ये सबको एक तो आवश्यकता है। दूसरी बात, चलिए ठीक है, अनाज बट रहा है, सही है, लेकिन उसके बाद जो लगातार इस तरह की योजनाएं आती हैं, कर्ज माफी की या फिर बिजली माफी की, ये अब तो ये मुझे लगता है कि केजरीवाल या ने फिर राजनीति बदल दी। उसने बोला था मैं मैंने राजनीति मैं, बदलने आया। मैं हमेशा कहता हूं कि केजरीवाल हार कर भी जीत गया, हार कर भी जीत गया, क्योंकि उसने भारतीय राजनीति का ऐसा नहीं कि केजरीवाल के पहले ये नहीं था, पहले था। साउथ में थोड़े मोड़े, खास तौर से तमिलनाडु में हम देखते थे। आपको याद होगा कि तमिलनाडु में तो नेताओं ने टीवी और फ्रिज भी बांटे थे। आपको जी, याद है कि जयललिता जी ने एक स्कीम चलाई थी जिसमें हर शादी होने वाली कन्या को वो 10 ग्राम सोना देती थी, तो या आधा जी। आधा तोला सोना देती थी, तो मंगलसूत्र के लिए। तो ये स्कीम्स पहले भी चली हैं, लेकिन जैसे एक अंतर है, कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पहले संस्थानों में भ्रष्टाचार था, इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार को संस्थान बना दिया। इसी प्रकार केजरीवाल के पहले छोटी मोटी रेवड़ियां बंटती थी, पर केजरीवाल ने रेवड़ी को ही राजनीति बना दिया, रेवड़ी को ही राजनीति बना दिया, और जाहिर सी बात है उसने वो हार कर भी जीत गया, मुझे लगता है। मोरल विक्ट्री। अब आते हैं थोड़ा सा यूपी पर। कल बाबा जी ने मतलब रोजगार ही छीन लिया है कपिल सिब्बल, और इनसे ये लोग सुप्रीम कोर्ट में बहस ही कर रहे थे इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि आधार ऐसा हो, आधार जो है वो जरूरी है। पर जो कुछ भी आधार को लेकर के यूपी ने किया सर, वो एक कदम आगे की खबर है सर। मैं आप मना कर लीजिएगा, लेकिन जो यूपी में किया उन्होंने रोजगार छीना नहीं है अभिषेक, रोजगार छीना नहीं, रोजगार दे दिया। कपिल सिब्बल हाल ही नहीं बैठेंगे। अब आप इसको समझिए, ये ताबड़तोड़ रिट पिटिशंस होंगी। रोजगार दे दिया, एक पूरी लॉबी को रोजगार दे दिया। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी ना निर्णय ले सकता है उत्तर प्रदेश सरकार के जगह पर के वो तो बड़ा फैसला। आप अगर उसको जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा तो नहीं माना जाएगा, बात खत्म। मतलब यूपी में अब आधार का मतलब सिर्फ इतना ही है कि राशन ले लो, इस आधार कार्ड से राशन ले लो जो बट रहा है, बाकी आधार कार्ड का मतलब कुछ नहीं रह गया। वो एसआईआर में कहा जी। राशन भी नहीं मिलेगा, देखते जाओ, राशन राशन भी नहीं मिलेगा। मैं जो कह रहा हूं बात को समझो। पहली जी, बात, आधार के बारे में एक मोटी सी बात जान लें कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, बाध्यकारी नहीं। बिल्कुल यानी कि ये एक ऑप्शनल व्यवस्था है, कंपलसरी नहीं। और बिल्कुल। किसने कहा ये बात? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसे लोगों पर लाद नहीं सकते।
हाँ ये सिर्फ आपका आई कार्ड है, सिर्फ आई कार्ड, सिर्फ एक मामूली। गुरुजी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, अरे आधार कार्ड में मेरी सारी जानकारी बाहर निकल जाएगी, आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। यस 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 यस। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, बाध्यकारी नहीं है। अब तो फिर ये है क्या, ये है क्या? तो भारत सरकार आपको मालूम है चुने हुए लोगों को पीआईबी कार्ड देती है। लेट मी शो यू माय पीआईबी कार्ड। तो वो पीआईबी कार्ड में लिखा हुआ है कि आप इसको यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते, वहां नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भाई कोई मैं इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं इसका? तो इन्होंने कहा आप इसका ये कर सकते हैं कि आप इससे सिर्फ बता सकते हैं कि मैं एक पत्रकार, ये आपका पहचान पत्र है जी, ये आपका पहचान पत्र है। तो चलिए ठीक है, हालांकि आज भाजपा सरकार ने तो इसको भी हमारा कैंसिल करके रखा हुआ है, बहरहाल। तो जो कांग्रेस सरकार ने दिया, ये आपका सिर्फ पहचान पत्र है, इससे आपकी जन्म तिथि नहीं निर्धारित होगी। अच्छा, ये बात योगी सरकार ने अभी की, क्योंकि योगी करते तो बहुत चर्चा में आ जाती है। फडणवीस सरकार 10 दिन पहले कर चुकी है जी। फडणवीस सरकार 10 दिन पहले महाराष्ट्र में कर चुकी है। तो उन्होंने कहा कि साहब इसको सारी योजनाओं से डीलिंग कर दिया। तो हो क्या रहा है, देखिए जो एसआईआर हो रहा है वो 3 या 4 तारीख तक है। तो आप मानकर चले ज्यादातर लोगों का तो हो गया जो हो रहा था जी। तो आधार कार्ड फर्क कहां लाएगा? आधार कार्ड फर्क लाएगा कई जगहों पे। एक तो जो आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे वो समाप्त होगा, और दूसरे जो एसआईआर हुआ है इसको ममता बनर्जी की एक बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा ये बैकडोर से एनआरसी है। मैं मानता हूं बैकडोर से एनआरसी है। एसआईआर के माध्यम से साफ पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत, और उसके बाद इन लोगों की धरपकड़ शुरू होगी। आपको क्या लगता है? आप देखें इतनी बड़ी संख्या में जो बंगाल से लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश की तरफ या नेपाल की तरफ, उन सबके पास आधार है, उन सबके पास राशन कार्ड है, उन सबके पास बिजली का बिल है, उन सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, पर उनको मालूम है कि जो एसआईआर हो रहा है उसमें ही मेरा वोटर आईडी कार्ड बेकार हो जाएगा, और उसके बाद पुलिस आएगी हमको पकड़ने कि तुम घुसपैठिए हो। तो इसलिए वो भाग रहे हैं, वो प्रिकॉशन के तौर पे भाग रहे हैं। इसी तरह लखनऊ में देखिए बड़ी संख्या में भगदड़ मची है, पूरी पूरी बस्तियां खाली हो गई, पूरी बस्ती खाली। वहां पे बाखंडी मंत्री आवास और पूरी बस्ती खाली हो गई, सब छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अभी जो बांग्लादेश में जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वो लोग दिल्ली से पकड़े गए। तो आप इसको समझिए, ये जो चेंजेस आ रहे हैं आधार को लेकर वो इसलिए आ रहे हैं कि जब एसआईआर समाप्त होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध वोट डालेगा और पानी पकड़ा जाएगा, इसको समझिए। दूध वोट डालेगा और पानी पकड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने अभी से आपका आधार भी समाप्त कर दिया, आपकी सुविधाएं भी समाप्त कर दी। और ये भी ध्यान रहे कि जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हर प्रदेश में एक डिटेंशन सेंटर बनना चाहिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर जिले में बनाऊंगा, और हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बन रहा है। योगी जी को शायद लग रहा होगा कि बहुत जरूरी है डिटेंशन सेंटर, क्योंकि एक एसआईआर बिहार में जब हुआ था तो एक घटना जिसके ऊपर पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने अपने घूमता इना पे इसकी चर्चा की थी या नहीं, लेकिन मैंने लगातार ये चर्चा की। ध्रुव राठी जब वीडियो आया तो उस पर भी मैं प्रश्न पूछा। दो पाकिस्तानी महिलाएं जो पकड़ी गई, उसने निकाह किया, भारत सरकार में शिक्षिका बनी, टीचर की नौकरी, और यही नहीं उसने अपना आधार कार्ड बनवाया, वोटर आईडी कार्ड बनवाया, और 50 साल से वो रह रही थी। अब जब वो शिक्षिका बनी तो उसने किसकी नौकरी खाई? शिक्षिका बनके उसने नौकरी किसकी खाई? आम भारतीय, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है सर कि नौकरी खाई। आज एसआईआर के ऊपर ये जो विरोध हो रहा है, आखिरी चरण में हम आ रहे हैं शो के, कि बीएलओ के ऊपर दबाव है, बीएलओ बहुत परेशान है। बिहार में इतना बड़ा एक्सरसाइज हो गया सर, चुनाव के रिजल्ट हो गए, न हिंसा हुआ, न कहीं कोई आकर के ये सामने आया कि भैया मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो एसआईआर में काट दिया इन लोगों ने, एक पिटीशन नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। ये जब पूरे इंडिया में हो रहा है तो अचानक से ये हाय तौबा क्यों मच रहा है? क्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी को बचाने का ये सुनियोजित प्रयास है? सीधा प्रश्न। बिहार में कोई विरोध नहीं हुआ, पर बिहार में एक काम और नहीं हुआ अभिषेक,
एक भी बीएलओ की डेथ नहीं हुई। आप देखिए, एक भी नहीं, क्या नहीं हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। इसको समझिए, इस समय एसआईआर देश के जितने बड़े हिस्से में हो रहा है उसमें देश की 80% जनसंख्या आती है। तो देश की 80% जनसंख्या मतलब हमारे यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी रोज मृत्यु होती, बल्कि ज्यादा। तो उसमें अगर कोई बीएलओ आ जाता है तो उसको एसआईआर से जोड़ दिया। और वेस्ट बंगाल में तो और भी कमाल हो रहा है, वहां पे तो जितने मर रहे हैं उन सबको बीएलओ बता दिया जा रहा है। आप देखे ना। तो अच्छा, अब आप पूछे कि बिहार में ये मामला क्यों नहीं आया? बिहार तक विपक्ष के हाथ में ये आया नहीं था भाई कि यार ये भी एक दांव हो सकता है। ये तो जब ममता बनर्जी ने शुरू किया तो उसमें सारे बीएलओ 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 जोड़ते चले गए। अखिलेश यादव ने उसको कदम आगे बढ़ के बता दिया कि साहब वो बीएलओ, इस जात के बीएलओ मर रहे हैं, इस जात के बीएलओ को काम कर, तो अलग अलग उनका इंटरप्रिटेशन है। बट माय पॉइंट इज कि इतनी बड़ी बिहार में एक्सरसाइज हुई जहां पे करीब 67-68 लाख वोट काटे गए, 21 लाख वोट जोड़े गए, और उसमें एक बीएलओ का खबर नहीं आई कि साहब दबाव में कर लिया, वो भी 1 महीने में निपटाया गया। किस तरह के बहाने बन रहे हैं भाई? वो केरल कह रही कि हमारे यहाँ अभी वो स्थानीय चुनाव होंगे, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बुआई का, रबी की बुआई का सीजन होगा। स्टालिन कह रहे हैं हमारे यहाँ सुनामी आने वाली है। सीरियसली, उन्होंने सुनामी नोटिस है। सोचिए। और अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में शादी का सीजन चल रहा है। तो आप सोचिए, इस तरह के बहाने दिए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी क्या है, सबको डेट दिया है, तुम्हारी डेट 2 दिसंबर, तुम्हारी डेट 3 दिसंबर। अरे 3 दिसंबर को तो खत्म हो जाएगा एसआईआर। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जिनकी अगली डेट 2 दिसंबर 3 दिसंबर लगा रही है, 3 दिसंबर को तो खत्म हो जाएगा एसआईआर। बिल्कुल। आप बहुत कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि भाई 15 दिन और दे दो, लेकिन 15 दिन और देने से क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? अभी जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि केंद्र सरकार को सुझाव है कि उनको आप बांग्लादेश से वापस ले आए, जिनका नाम है सोनाली खातून, सुझाव है, ऑर्डर नहीं दिया है, तो चीफ जस्टिस ने कहा है। तो आप बताइए, उनके बारे में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि इनको जब हमने दिल्ली में पकड़ा तो इनके पकड़ने के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल से इनका सर्टिफिकेट बनवा दिया डोमिसाइल, और उसके आधार पर पिटीशन लाई कर रही है। अब आप समझिए कि हेगड़े और वो कपिल सिब्बल और कौन, कितने बड़े बड़े सीनियर लॉयर जो इकट्ठा हुए इस मुद्दे पे, तो उन सबकी कंबाइंड फीस एक दिन की 1 करोड़ रुपए है। इतना पैसा इस कहां से आ रहा है? तो सवाल ये कि क्या 1 करोड़ रुपया केवल सोनाली को वापस लाने के लिए लगा रहे? नहीं, वापस लाने के लिए लगा रहे। 1 करोड़ रुपया इसलिए लगा रहे कि अगर 1 करोड़ रुपया रोज खर्च करके, मानिए 10 दिन हियरिंग चली और 10 करोड़ में हमने सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश प्राप्त कर लिया सोनाली खातून को वापस लाने का, जो अब तक नहीं मिला, तो वो एक नैरेटिव बिल्डिंग के काम आएगा कि देखिए देखिए साहब, भारतीयों को बांग्लादेश भेज दिया। ये भी है। वैसे मैं एक बात बताऊं, बड़ा मुश्किल है सोनाली खातून का वापस आना। और सबसे बड़ा न्यूज तो अभी भविष्य में ये बनने वाला है वेस्ट बंगाल में कि बहुत सारे हिंदू लोगों का एसआईआर में नाम काट दिया गया है। और ये न्यूज क्यों बनेगा मैं आपको बता दूं सर। ममता बनर्जी के बहुत सारे समर्थक, चाहने वाले, जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो स्पेशली पूर्वी पाकिस्तान वाले, उनमें जैसे कि एमडी अलवर, अब्दुल खालिक, सुमन अली, शकुद्दीन, ये है मुसलमान। इन्होंने आईडी बना रखी है हिंदुओं के नाम पे। यहाँ अनुपम मिश्रा, अभिषेक सिंह सब मिल जाएंगे और ये लोग नमाज दो फ्रॉड हो रहे हैं बड़े बड़े। देखिए, एक तो बीएलएस को प्रेशराइज करके अपने हिसाब से फॉर्म भरा रहे हैं, वो तो डकैती है ही। 2 बड़े फ्रॉड जो देखने में आए हैं, पहले तो ये कि इन लोगों ने अपना सरनेम ड्रॉप करके मंडल विश्वास जैसा सरनेम लगा लिया है। दूसरा फ्रॉड ये देखने में आया है क्योंकि पूरी एसआईआर की एक्सरसाइज कहती है कि यदि आपके पिता का या दादा का नाम 2023 की 2002 या 3 की लिस्ट में है तो आपसे एडिशनल पेपर नहीं मांगे जाएंगे। कल मैंने देखा कि एक मुस्लिम ने एफआईआर लिखाई है कि बांग्लादेशियों ने आके उनको डरा धमका के उनको अपना बाप बना लिया, अब्बा बना लिया। तो ये अपने अब्बा भी बदल रहे हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं कि ये एक आदमी को जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है या 3 की लिस्ट में है,
उसको ही अपना अब्बा बता दे रहे हैं। जब अब्बा बता दे रहे हैं तो इनको एडिशनल कागज नहीं देना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है कि एक एक आदमी के 12-12, 14-14 बच्चे निकल रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे तो उससे केवल 8-10 साल छोटे हैं, कुछ बच्चे तो उस आदमी से केवल 8-10 साल छोटे हैं। अब वही ये वाली न्यूज है। जियाद अली दफादार, इसने बताया कि महाबूर मेरा बेटा नहीं बल्कि बांग्लादेशी है। अब ये स्थिति आ गई है। सर, मैं समझ सकता हूं कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, लेकिन तमिलनाडु के अंदर ये डर क्यों है सर? तमिलनाडु के अंदर दूसरा डर है। तमिलनाडु के अंदर दूसरा डर है, मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे इतनी जबरदस्त बात है, बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की और मुस्लिम जनसंख्या की इशू नहीं है। वहां पे एक दूसरी चीज है। वहां पे उन्होंने एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, चूंकि लंबे समय से सत्ता में, तो उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर विधानसभा में 25-25, 30-30 हजार फर्जी वोट बना रखे। उसका उन्हें डर है कि वो, अच्छा देखिए, लेकिन भारत सरकार 3 तरफ से प्रहार कर रही है। एक तरफ SIR हो रही है, दूसरी तरफ आपने देखा कि 6 करोड़ आधार कार्ड कैंसिल कर दिए गए। उसके पहले 6 करोड़ राशन कार्ड कैंसिल किए गए थे। तो भाई शुद्धिकरण तो हो जाएगा। जैसे वो गंगा जल फिल्म में एक डायलॉग था ना, आज शुद्ध कर देंगे, तो शुद्धिकरण तो हो जाएगा। तो मतलब 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि डेमोग्राफी पर हम सिस्टमेटिक ढंग से बदली हुई डेमोग्राफी पर अटैक करने वाले हैं, उसकी शुरुआत लग रहा है साबित होता नजर आ रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका, वो हाथ में तलवार लेके घोड़े पे नहीं निकलते हैं, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं और वो सामने नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी का वो वादा पूरा होता नजर आ रहा है। चुनाव सब किनारे कर दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है योगी जी की तरफ था क्या कि वो घोड़े पे तलवार लेके निकलते हैं? हाँ, योगी जी बाकायदा घोड़े पे तलवार लेके निकलते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तो हालांकि वो अंदाज ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो शांत तरीके से काम करने में तो नरेंद्र मोदी अक्सर आलोचना के भी शिकार होते हैं। परंतु आप सोच कर देखें, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब SIR के बारे में सोचिएगा तो सोचिएगा कि ममता बनर्जी जैसे बंद घड़ी जो होती है, वो भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, उस तरह ममता बनर्जी जैसे नेता भी कभी कभी सच बोलते हैं। और जो उन्होंने कहा कि SIR बैकडोर से NRC है, तो ये वही साबित होगा। हाँ, वैसे कुल मिलाकर के इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही है कि एक टीचर SIR में ड्यूटी से कतरा रही थी, उनको सस्पेंड कर दिया। तो सही बोले थे अभी सर कि वहां तलवार के धार पे ही सब कुछ हो रहा है। आप मुश्किल है। टीचर और विश्वामित्र का वेतन रोका, मेडिकल लीव भी कैंसिल, एक सस्पेंड हो गया। तो इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी। अनुपम सर, आप शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है, कृपया द अभिषेक तिवारी शो की बंगाल की कवरेज अब से 15 दिनों के बाद मैं शुरू करने वाला हूं। एक विजिट हो गया, वो रैंडम विजिट था, मालदा वाला रूट, कटिहार वाला। अगला जो विजिट होगा वो प्रॉपर विजिट होगा, कैमरा माइक के साथ, और ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घूमता आईना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अनुपम सर के चैनल को। बाकी पता नहीं कब प्रयागराज पहुंच जाऊं और स्टूडियो में मुलाकात हो जाए, देखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। माघ मेले में आओ अभिषेक, माघ मेले में तो आओगे आप इस बार। माघ मेले में 15 करोड़ आदमी आ रहे हैं, बाबा बता रहे हैं, मिनी कुंभ सॉर्ट ऑफ है, तो है ना? मैं उम्मीद करता हूं आप आएंगे। जरूर, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। मेरे लिए तो एक टॉपिक भी है, ऊपर से स्टोरी भी अपने आप में कि कुंभ छोड़िए, माघ मेला भी प्रयागराज में कैसे होता है। तो उम्मीद करेंगे उस शहर में आने का एक बार और से प्राप्त हो अनुभव। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। थैंक यू अभिषेक, नमस्कार।